हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई हिंदी लोक भारती का दूसरी इकाई चैप्टर नंबर 8 उड़ान पढ़ने वाले हैं। आज हमारी कविता का नाम क्या है बच्चों? उड़ान। और इसके कवि हैं चंद्रसेन विराट जी। इस कविता को शुरू करने से पहले बच्चों आपको मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे और उसके बाद पद्य संबंधी जानेंगे। कविता रीड करूंगी, जो कठिन शब्द आएंगे वो बताऊंगी, भावार्थ आपको बताऊंगी। उसके बाद पेज नंबर 71 पर जो एक्सरसाइज दी गई है बच्चों वो पूरी तरह से आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। आज का वीडियो हमारा है उड़ान। ठीक है, हमारा पोएम का नाम क्या है बच्चों? उड़ान। और इसके कवि हैं चंद्रसेन विराट जी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके कवि कौन है बच्चों? इसके कवि हैं चंद्रसेन विराट जी। चलिए इनका परिचय जान लेते हैं बच्चों। पहले हम इनका परिचय है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय है हिंदी गजल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षक कलाकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिलती जुलती मुक्तिकाओं से आम आदमी के जीवन की गहराई को देखा है। प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धारा के विपरीत आदि गीत संग्रह है। आस्था के अमतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गजल संग्रह है। कुछ पालास, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्त संग्रह है। ठीक है बच्चों, अब हम पद संबंधी जान लेते हैं। गजल गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इनके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मकता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। अंधेरे के इलाकों में किरण मांगा नहीं करते हैं, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते हैं। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते हैं। कठिन शब्द देख लीजिए बच्चों। कंटको यानी कि कांटा से है। ठीक है, सुमन यानी कि फूल है, और नमन यानी कि नमस्कार से है, परो यानी कि पर से है, उपलब्ध यानी कि प्राप्त से है, गगन यानी कि आकाश। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते हैं। जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो वहाँ रोशनी की उम्मीद करना बेकार होता है। ठीक है, जिस बगिया यानी कि वन में सिर्फ कांटों ही कांटे हैं वहाँ फूल नहीं मांगा करते हैं। यहाँ कवि ने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि चारों तरफ सिर्फ अन्याय हो रहा है और आपके दुश्मन फैले हुए हैं तो ऐसी स्थिति में न्याय और प्रेम की उम्मीद करना बेकार है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे की लाइन देख लेते हैं। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते हैं। और जिसे सम्मान का अधिकार होता है वह स्वयं ही मस्तक को झुका लेता है। सम्मान स्वयं मिलता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती ना बच्चों। कवि के अनुसार जो विनम्र होते हैं, सम्मान के पात्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति को सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें स्वयं ही सम्मान मिल जाता है दूसरों से। ठीक है बच्चों, इज्जत मिल जाती है। सम्मान यानी कि इज्जत अपने आप उसे मिल जाती है। आगे की लाइन देख लेते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कह रहे हैं कवि, यदि पंखों में शक्ति है, यदि आपके पास शक्ति है तो सारे आकाश में उड़ सकते हो। उड़ने वाले पक्षी कभी आसमान नहीं मांगते हैं, वो तो बस मुक्त गगन
में उड़ते रहते हैं। कभी यहाँ पर इच्छा शक्ति के बारे में बताते हैं, यदि हौसला हो तो इंसान अपनी राह स्वयं बना लेता है और मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसे किसी सहारे की, किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आगे ही बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात अपने दिमाग में भी आप बैठा लीजिएगा। बड़े होइएगा, अपनी राहें खुद बनाइए, अपने हौसले को बुलंद रखिएगा तो अपने आप राहें बनती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो जो पाना चाहोगे वो अपने आप मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। जिसे मन प्राण से चाहा, नियंत्रण के बिना उसके सपने तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। सपन यानी कि सपनों, खुद ब खुद यानी कि स्वयं, निमंत्रण यानी कि आमंत्रण। ठीक है, निमंत्रण यानी कि न्योता देना, इनवाइट करना, बुलावा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं। हृदय और मस्तिष्क में जब कुछ ठान लिया तो ठान लिया, इसके लिए किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद उसे पूरा करने का सपना तो अपने आप ही हमारी आंखें देखने लग जाती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प के बारे में बता रहे हैं। यदि इंसान ने एक बार अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए ठान लिया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। दिन रात चारों पहर वो सपनों पूरा करने में लग जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप भी अपने सपनों को पूरा करिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप से जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। बहुत अच्छी बात कही है। जिन्होंने कर लिया, यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि जिन्होंने दुख में जीवन स्वीकार कर लिया है वो अपने आप ही बाहर से सुलगते रहते हैं। उन्हें किसी में आग मांगने की जरूरत नहीं है। कवि के अनुसार जो जीवन में मिली हुई छोटी छोटी हार का एकदम शोक मनाते हैं वो निराशावादी संघर्ष करने की क्षमता नहीं रखते हैं। उनकी चिंता और निराशावादी सोच ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यानी कि छोटे छोटे जब हार जाते हैं छोटे छोटे कदम में तो वो निराशावादी हो जाते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, सुलगते यानी कि धीरे जलना, सुलगते यानी कि धीरे धीरे जलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे की पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसकी भारी थकान होती है। अब यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं जो ऊंचाइयों पर उड़ता है उसे ही अधिक थकान होती है। कवि के अनुसार किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए राह आसान नहीं होती है। सफलता जितनी बड़ी होती है उसकी राह उतनी ही मुश्किल होती है। अतः जीवन में सफलता में बुलंदियों तक पहुँचने की डगर पर ढेरों परेशानियां, मुश्किलों का सामना करना पड़ता बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, जिंदगी में आपके काम आएगी ये सब बातें, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबां होती है। जो लोग कम बोलते हैं और देखते अधिक हैं, ऐसे लोग की आंखों ही उनकी जुबान होती है। अर्थात कम बोलने वाले व्यक्ति कर्म और उनके प्रभाव पर अधिक ध्यान देते हैं। कवि ने यहाँ बोलने से अधिक कर्म करने पर जोर दिया है। उनके अनुसार जो लोग अपनी विश्वास रखते हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जिस प्रकार से आंखों की भाषा मौन होती है लेकिन वह सब कुछ कह जाती है, उसी तरह से उसका काम ही होता है बोलना। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं हम। बस हथेली ही हमारी आपको धूप में सायबान होती है। सायबान यानी कि छज्जा, सायबान यानी कि छज्जा को कहा जाता है बच्चों। चलिए इस पंक्तियों के भावार्थ देख लेते हैं हम। जब धूप होती है तो हमारी हथेली में छाया देती है। जब धूप होती है तो हमारी हथेली क्या देती है बच्चों? छाया देती है। अर्थात हमारे हाथ में उस धूप से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कभी भी दूसरों पर आश्रित रहने से हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेते हुए स्वयं ही मुसीबत में निकलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमेशा मुश्किल में हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए बाहर निकलने का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं लाइनें। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। एक व्यक्ति जो सुना नहीं करता है उसकी मदद दूसरा व्यक्ति करता है। जो स्वयं बोलने में असमर्थ है अपनी परेशानियों को अनदेखा करके वह दूसरे की मदद करने को प्रेरित रहता है, वही जिंदगी में सही मायने में बताती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि
सहयोग की भावना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई भी पूरी तरह से सक्षम और संपूर्ण नहीं है। उसके बावजूद भी यदि लोग एक दूसरे की मदद करें तो मिलकर जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। जो जिंदगी की समस्याएं हैं बच्चों, वो दूर हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। इन पंक्तियों के भावार्थ देख लेते हैं। तीरंदाज का तीर बहुत दूर तक जाता है। वह अपने धनुष को हाथों में थाम कर उसकी डोरी को दूर तक अर्थात कान तक खींचता है। बच्चों, यदि यहाँ पे कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए पूरे समर्पण परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि किसी कार्य को करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत की जाए तो वह कार्य जो है वह पूरा अवश्य पूरा होता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। एक शायर की ज़िंदगी जो होती है, जीवन जो होता है बच्चों, धूपदान की तरह होती है जो हमेशा सभी को खुशबू देती है। यहाँ कवि ने कवियों और शायरों के बारे में बताया है कि उनकी ज़िंदगी समाज के प्रति समर्पण रहती है। वो आजीवन समाज को सही राह दिखाने के लिए, विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बच्चों, जो शायर लोग होते हैं हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा आजीवन सही राह दिखाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और समाज का विकास करते रहते हैं। बच्चों, ठीक है, तो ये कविता के भावार्थ यहाँ पे समाप्त होते हैं। कठिन शब्द थोड़े से और भी हैं, वो बता देती हूँ आपको। अगन यानी कि अग्नि, आग। साइबान यानी कि छाया देने वाला। बयान यानी कि वक्तव्य। तीर यानी कि वाड़। कमान यानी कि धनुष। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के स्वाध्याय कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों, पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए। स्वाध्याय हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, भावार्थ तो आपको समझ में आ गए हैं। चलिए स्वाध्याय कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओपन कर लीजिए आप लोग टेक्स्ट बुक 71 पेज, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके सब स्वाध्याय हम। चलिए देख लेते हैं। पहला आया है हमारे पास, सूचना के अनुसार कृति पूर्ण करना है आपको। सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है बच्चों। ठीक है, क ख दिया है यहाँ पर। तो पहला है परों में शक्ति हो तो। ऑप्शन है इसमें 1 है उपलब्ध नभ को नापना है, 2 है उपलब्ध जल को नापना है और 3 है भू को नापना है। ठीक है, और खा में बच्चों आया है सुलगते आप बाहर से। तो ऑप्शन है यहाँ पे 3 दिए हैं बच्चों। पहला मैं देखूंगी, तपन नहीं मांगा करते। नंबर 2 है अगन नहीं मांगा करते। नंबर 3 है बुझन नहीं मांगा करते। तो सही वाक्य को पूर्ण करना है हमें, यहाँ पे सही सेंटेंस लगाना है। चलिए देख लेते हैं इसके सामने क्या आएगा उत्तर इसका। तो पहला बच्चों हमारा का देख लेते हैं, परों में शक्ति हो तो। उत्तर होगा इसका उपलब्ध नभ को नापता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, उपलब्ध नभ को नापता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, सुलगते आप बाहर से। इसका करेक्ट आंसर लिखना है अगन नहीं मांगा करते। ठीक है, खा का 2 ऑप्शन सही है, लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे बच्चों। निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखना है आपको। ठीक है, अंधेरे के इलाके में डैश 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 नमन मांगा नहीं करते। ठीक है, सरल भावार्थ लिखना है इन पंक्तियों का आपको। और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, तो दोनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। अंधेरे के इलाके में नमन मांगा नहीं करते हैं। प्रस्तुत गजल में कवि कहते हैं कि इंसान के पास स्वाभिमान का होना बेहद जरूरी होता है। उसे अंधेरे के इलाके में किरण नहीं मांगनी चाहिए। जब संकट की स्थिति निर्माण हो जाती है तब इंसान को स्वयं उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जहाँ पर कांटों का वन होता है वहाँ कांटों के अलावा और कुछ नहीं होता है, वहाँ पर सुमन नहीं हो सकते हैं। अर्थात संकट की परिस्थिति में सर्वत्र कांटे ही कांटे होते हैं। वहाँ पर दुख दर्द से पीड़ा ही होती है। वहाँ पर हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य सचमुच आदर एवं अधिकारी है उसके सामने दूसरे लोगों के मस्तक
अपने आप झुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी से नमन या आदर मांगने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसे अपने आप आदर मिल जाता है। व्यक्ति के पास विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था इस पंक्तियों का भावार्थ। चलिए आगे देखते हैं। कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखना है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्ति को मानवीय गुणों को स्वीकार करने के लिए कहा है। स्वाभिमान, विनम्रता, दूरदृष्टि, बुलंद हौसले आदि गुणों को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति प्रगति की ऊंची उड़ान भर सकता है। फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास मानवीय गुण होते हैं उन्हें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान कृति व अपने आप में मिल जाती है। अतः मनुष्य के पास मानवीय गुणों का होना वो बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है बच्चों। कविता में उपयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, कविता में जो विराम चिन्ह आए हैं बच्चों उसके नाम लिखने हैं और वाक्य में हमें प्रयोग करना है। चलिए देख लेते हैं। तो कविता में प्रस्तुत कविता में विराम चिन्ह आए थे। पहला आया था बच्चों अल्प विराम आया है। राम ने दुकान से शक्कर, मिठाई एवं खजूर लाए। दूसरा यहाँ पे पूर्ण विराम आया है। वाक्य है यहाँ पर अजय शहर गया है। ठीक है बच्चों, ये पूर्ण विराम का वाक्य प्रयोग हो गया। और अल्प विराम का हमने देखा था राम ने दुकान से शक्कर, मिठाई एवं खजूर लाए। ठीक है, दो यहाँ पर चिन्ह विराम चिन्ह आए थे, दोनों का मैंने वाक्य प्रयोग आपको बता दिया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हम संजाल पूर्ण करना है, वो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसके भी उत्तर हम बता देते हैं आपको। तो आपके सामने आ गया है। संजाल पूर्ण करना है। कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया। 4 बॉक्स आपके सामने दिए गए हैं बच्चों। तो उन चारों बॉक्सों को आपको कंप्लीट करना है कि कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया। कौन कौन से गुण थे वो चारों गुण आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो पहला आपको लिखना है स्वाभिमान, दूसरा लिखना है विनम्रता, तीसरा लिखा है दूरदृष्टि और चौथा आप लिखना है आपको बुलंद हौसले। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बच्चों। बाय बाय बच्चों।